हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पाथवे पे। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, है ना, जिसमें हमने लगता है 130 क्वेश्चन तक 132 क्वेश्चन तक हमने बता दिया था। उसी सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। और हमने आपको एक पॉइंट और भी बताया था कि हमने जो सीरीज स्टार्ट किया 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, उसको थोड़ा सा हम कंप्रेस करने वाले हैं, थोड़ा सा कम करने वाले हैं, ताकि थोड़ा सा आपको परेशानी जो है ना और कम जाए, है ना। तो इसके लिए हमने 500 जो क्वेश्चन था ना, उसको थोड़ा सा हमने और एक्स्ट्रा कुछ उसमें से छाट दिया है जो एग्जाम में आने वाला नहीं है ना। तो हमने उसको 500 के जगह पे हमने उसको 400 तक लाने का प्रयास किया है। और यही 400 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव जो है एग्जाम में देख के जाना है। अगर ये 400 क्वेश्चन का जो आपका सीरीज जो है ना, ये पूरा अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एग्जाम में एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको हमने क्लास में नहीं करवाया होगा। तो चलिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। और आज का सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। ये क्वेश्चन क्या है, बोला वनडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। तो आपको बताना है कि वनडी ग्राफ जनरेटर इज डिवाइस विथ जनरेट, है ना। तो वनडी ग्राफ जनित्र जो है वो क्या जनरेट करता है, क्या उत्पन्न करता है। तो वनडी ग्राफ जनित्र जो है वो हमारा हाई वोल्टेज को उत्पन्न करता है। और ये जो वोल्टेज जो होता है वो मिलियन के फॉर्म में होता है। अगर आपको वोल्टेज मिलियन के फॉर्म में चाहिए तो हम लोग वहां पे किसको यूज करेंगे, हम लोग वनडी ग्राफ जनित्र को यूज करेंगे। आप एक बात और जान लो कि वनडी ग्राफ जनित्र के बारे में आपको 5 मार्क्स का भी सवाल पूछा जाता है कि वनडी ग्राफ जनित्र क्या है। तो आपको करना क्या है, पहले बताना है कि वनडी ग्राफ जनित्र क्या है, फिर उसका बताना है सिद्धांत, बताना है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, और फिर उसका बताना है तुम्हें कार्य विधि बताना है, और उसके पहले आपको बनाना है उसका बनावट। तो पहले सिद्धांत बताना है, फिर बनावट बताना है, फिर कार्य विधि बताना है। तो ये हमने पूरा प्रोसेस अगर कर लीजिएगा तो आपको 5 मार्क्स का सवाल एक ये भी आता है कि वनडी जनित्र, वनडी ग्राफ जनित्र के बारे में लिखिए। तो क्या करेंगे हम लोग, लेकिन अभी तो मेरा ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसको देखते हैं। तो वनडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो क्या मापती है, जो क्या उत्पन्न करती है। तो हम बोलेंगे उच्च वोल्टता को उत्पन्न करती है, हाई वोल्टेज को उत्पन्न करती है। और ये जो हाई वोल्टेज होता है वो कितना होता है, तो बोलेंगे मिलियन के फॉर्म में होता है। कितना बोलो, मिलियन के फॉर्म में, है ना। तो अगर हमें मिलियन के फॉर्म में वोल्टेज चाहिए तो हम किसका यूज करेंगे, बोलो वनडी ग्राफ जनित्र का यूज करेंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट सवाल हमारा रहा ये, लोहा होता है, आपको बताना है कि कंटेन्स आयरन। आयरन क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है, लौ चुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यह बताना है कि लोहा जो है वो क्या होता है। देखो नाम से लोहा, तो लौह चुंबकीय, लोहा इसका मतलब क्या होगा, ये लौह चुंबकीय। तो लोहा क्या होता है, तो बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक। लोहा क्या होता है, फेरो मैग्नेटिक होता है। लोहा क्या होता है, तो बोलेंगे फेरो मैग्नेटिक होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 134 का बी, है ना, फेरो मैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, फेरो मैग्नेटिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा भाई ये क्वेश्चन क्या है, गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की धारिता होती है। तो आपको बताना है कि गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की धारिता क्या होता है। ये क्वेश्चन आपको हमने होमवर्क दे देते हैं कि ये क्वेश्चन क्या करना है, आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की धारिता जो है वो कितना होता है ना। तो ये जो क्वेश्चन जो है आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की धारिता कितना होता है। अर्थ कैपेसिटेंस एज ए स्फेरिकल कंडक्टर इज कितना होता है। तो अगर अर्थ तुम्हारा स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, उसका सी का वैल्यू कितना होता है, ये आपको हमें कहां बताना है, यह बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये सवाल हम अगले क्लास में बताएंगे। सवाल मेरा क्या है, वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपको बताना है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता जो है वो क्या होती है, बोलो अनुक्रमानुपाती होती है। किसका होता है बोलो, तो ऑप्शन है गोली की, गोली यहां पे होगा भाई, ये होगा गोले के द्रव्यमान के
गोले के आयतन के, गोले की त्रिज्या के, या गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल के। तो आपको बताना है द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इन एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना। तो स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है, आपको ये हमें बताना है ना। तो गोले का देखो यहाँ पे अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो गोले का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, है ना। कितना होता है बोलो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो ये देखो ध्यान से कि जो C जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, बोलेंगे R का प्रोपोर्शनल। किसका बोलो, C जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, बोलो R का। तो बोलेंगे C प्रोपोर्शनल टू R। C जो है वो अनुकर्मानुपाती होता है किसका, बोलो, तो बोलेंगे गोले के त्रिज्या का, है ना। तो गोले के त्रिज्या का क्या होता है, बोलो, अनुकर्मानुपाती होता है। क्या होता है बोलो, अनुकर्मानुपाती होता है। इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या, बोलो, बी हो जाएगा भाई, गोले की त्रिज्या का। सवाल जब भी आपको देखे कि वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुकर्मानुपाती होता है तो हम बोलेंगे C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। तो यहां से दिख रहा है कि आपका C जो है वो R के क्या है, बोलो, प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे लिखेंगे गोलीय चालक की त्रिज्या के, हम यहां लिखेंगे द रेडियस ऑफ द स्फीयर, है ना। तो रेडियस ऑफ स्फीयर के क्या होता है, तो रेडियस ऑफ स्फीयर के क्या होता है, वो समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट सवाल हमारा ये है, बोला एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि गैल्वेनोमीटर को अगर हमें वोल्टमीटर में परिवर्तित करना है तो हमें क्या करना होगा, उसे समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देना होगा, या श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देना होगा, या श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ देना होगा, या समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ देना होगा। आपका सवाल है एक गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर, है ना। तो आपको बताना है कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल में जोड़ दो, है ना। हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, और लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, और लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो आपको बताना है कि अगर हम गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दे, बोलो, अगर हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, तो हम क्या करेंगे, एक लेंगे हाई रेजिस्टेंस, एक हाई रेजिस्टेंस लेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो अगर हम लोग हाई रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बोलो, वोल्टमीटर में। तो अगर हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, एक हाई रेजिस्टेंस, है ना, उच्च प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो वो जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोलो, वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो अगर हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज कर दीजिएगा तो गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट होगा, बोलो, वोल्टमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आभासी धारा होती है, तो आपको बताना है कि वर्चुअल स्ट्रीम क्या होती है। आभासी धारा जो है वो क्या होती है, आपको हमें बताना है कि आभासी धारा जो है वो क्या होती है। शिखर धारा, x√2, शिखर धारा by2, या तो फिर शिखर धारा by√2, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि वर्चुअल स्ट्रीम जो है वो क्या होता है, पीक करंट इंटू √2 होगा यहाँ पे, हाँ, इंटू में √2 हो जाएगा, है ना। पीक करंट बाई में 2 हो जाएगा और पीक करंट बाई में √2 हो जाएगा, या तो फिर नन ऑफ दिस, है ना। तो आपको इसका आंसर बताना है कि आभासी धारा क्या होता है। तो आपको आभासी धारा का मान बताना है कि आभासी धारा जो है वो क्या होता है। तो वर्चुअल स्ट्रीम जो होता है वो होता है शिखर धारा का 1/√2। शिखर धारा का कितना होता है, बोलो, 1/, हाँ, शिखर धारा का 1/√2 गुना होता है। तो शिखर धारा का 1/√2 गुना मतलब कि पीक करंट by√2, पीक करंट by√2, है ना। तो इसका क्या होगा, पीक करंट बाई में √2। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा कि n अपवर्तनांक तथा a प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण बताना है।
कि न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है, जिसका अपवर्तनांक कितना है a है और उसका प्रिज्म कोण कितना है अपवर्तनांक n है और प्रिज्म कोण कितना है a है। तो अगर अपवर्तनांक n और प्रिज्म कोण a है तो आपको बताना है कि उस पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा। ए थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स n and a prism angle has minimum deviation। तो आपको बताना है कि मिनिमम डेविएशन जो है वो कब होता है, जब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो, जब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारा कितना हो जाए बोलो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाए n हो जाए और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो a। तो उस कंडीशन में हमारा जो न्यूनतम विचलन जो होता है वो होता है हमारा n-1, कितना होगा बोलो n-1 इंटू में a, है ना। तो डेविएशन जो होगा हमारा वो हो जाएगा n-1 और इंटू में a, n-1 इंटू में a, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा n-1 इंटू में a और ये हमारा क्वेश्चन का है बोलो बी ऑप्शन, ठीक है। तो बी जो है ना वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए। तो आपको बताना है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है ना। तो विनाशी व्यतिकरण जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, है ना, प्रेसनोफिकेशन शुड बी। तो पाथ डिफरेंस ऑफ ए डिस्ट्रक्टिव प्रेसिनोफिकेशन शुड बी कितना। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर जिसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा एक्स, और ये होता है कितना, ये होता है 2n-1 लैम्डा और बाई में कितना होगा बोले 2n-1 लैम्डा बाई में कितना होगा 2। यहाँ पे लैम्डा छुटा हुआ है तो 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए बोलो 2n-1 लैम्डा बाई 2, 2n-1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि विद्युत आवेश का क्वांटम जिसको बोलते हैं क्वांटम ESU का मात्रक आपको बताना है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक कितना होता है। क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU यूनिट। तो आपको बताना है कि क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन किसमें बोलो ESU यूनिट। ESU का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। तो हमें क्वांटम ऑफ चार्ज का बताना है ESU में क्या होगा वैल्यू। तो वो वैल्यू होता है हमारा 4.78 इंटू 10 टू द पावर -10। क्या होगा 4.78 इंटू 10 टू द पावर -10। तो विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में कितना होता है 4.78 इंटू में 10 टू द पावर -10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो 10 टू द पावर -10 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कितना बोलो ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखना कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक जो है वो कितना होता है बोलो 4.78 इंटू 10 टू द पावर -10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो 10 टू द पावर -10। चलिए नेक्स्ट चलेंगे आगे। बोला है इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश होता है। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश कितना होता है, द स्पेसिफिक चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो आपको बताना है स्पेसिफिक चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम पर केजी, 3.99 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम, या 1.9 इंटू 10 टू द पावर -11 कूलम, है ना। तो आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। स्पेसिफिक चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये आपको वैल्यू बताना है। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11, 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश कितना, तो 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखिएगा। आगे हमारा सवाल ये है कि बीटा किरणें विक्षेपित होगा। बीटा किरणें विक्षेपित होती है, किससे विक्षेपित होती है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीटा रेज आर डिफ्लेक्टेड। तो बीटा जो रेज है वो किससे डिफ्लेक्ट होता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से होता है,
विद्युत क्षेत्र से होता है, चुंबकीय क्षेत्र में होता है, या चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र दोनों में होता है। तो आपको बताना है कि बीटा जो किरणें हैं वो किससे विक्षेपित होती है। बीटा किरणें जो है वो किससे विक्षेपित होती है। तो बीटा किरणें जो है वो हमारा विद्युत क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों से क्या हो जाता है, वो डिफ्लेक्ट होता है। तो हम बोलेंगे कि बीटा किरणें जो है वो चुंबकीय और विद्युतीय दोनों से क्या होता है, विक्षेपित हो जाती है, दोनों से क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा हाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, इन बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो बीटा किरणें जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड से भी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों से क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है। तो आपको बताना है कि एम्पियर इज द आवर यूनिट। तो एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है, तो बोलेंगे आवेश का। किसका होता है, बोलो आवेश का होता है। इसका राइट आंसर होगा द पैशन, है ना। तो एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है, आवेश का होता है। किसका, आवेश का होता है, ये ऑफ ए पैशन, है ना। अगर इंग्लिश में लेना क्या लेंगे हम लोग, ऑफ ए पैशन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 145, अनुचुंबकीय पदार्थों की प्रकृति कैसा होता है। देखो ये क्वेश्चन 2019 में भी आ चुका है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की प्रकृति कैसा होता है। द टेंडेंसी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कैसा होता है, स्टेशनरी, जीरो, इनफाइनाइट, है ना, डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, स्थिर, अनंत, शून्य और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो आपको ये बताओ कि अनुचुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति जो है वो किस तरह का होता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थों की प्रकृति जो है वो स्थिर होता है। कैसा होता है, बोलो स्थिर होता है, रेस्ट होता है, स्टेशनरी होता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति कैसा होता है, तो हम बोलेंगे स्थिर होता है, स्टेशनरी होता है, स्थिर होता है और स्टेशनरी होता है ना। अगर हिंदी में बोलेंगे तो स्थिर और इंग्लिश में बोलेंगे तो स्टेशनरी, है ना। स्टेशनरी का मतलब भी क्या होता है, स्थिर होता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये हमें बताना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज इज मेजर्ड फ्रॉम। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम एक्चुअल में क्या करते हैं मेजर, हमको ये बताना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से हम किसको मापेंगे, किसको मापेंगे, उच्च प्रतिरोध को मापेंगे, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को मापेंगे, निम्न प्रतिरोध को मापेंगे, या तो फिर विभवांतर को मापेंगे, है ना। तो हम लोग जो ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज की फिगर की बात करें तो कुछ ऐसा रहता है ना फिगर, ये होता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। यहां पे रजिस्टर लगा रहेगा, 4 रजिस्टर को अगर हम लोग इस तरह से सेट कर दे तो हम इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो किसको मापेगा, तो ये उच्च प्रतिरोध को भी मापता है और निम्न प्रतिरोध को मापता है। तो हम बोलेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलो सी हो जाएगा, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो किसको मापता है, तो बोलेंगे उच्च प्रतिरोध को भी मापता है और निम्न प्रतिरोध को भी मापता है, हाई रेजिस्टेंस को मापता है और लो रेजिस्टेंस। अगर हाई रेजिस्टेंस है तो भी ये मेजर कर लेगा और लो रेजिस्टेंस है तो भी क्या कर लेगा, वो मेजर कर लेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बोलो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखना, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होता है, क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज 4 टाइम्स। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को 4 टाइम्स कर दें तो आपको ये समझाना है कि द टाइम पीरियड ऑफ हैंगिंग मैग्नेटिक नीडल, है ना। तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है आपको कि वो क्या होगा, दुगना होगा, चौगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, या 1/4 होगा। जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिया जाता है तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल कितना गुना हो जाएगा, ये आपको बताना है। दुगना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तो हमने तीव्रता को कितना गुना किया है, आप पहले ये बताओ कि हमने तीव्रता को कितना गुना किया है, 4 गुना किया है। तो अगर आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना कर दीजिएगा, 4 टाइम्स कर दीजिएगा, तो हमारा जो हैंगिंग मैग्नेटिक नीडल है, लटकता हुआ जो चुंबकीय सुई जो है ना, वो हो जाता है हमारा डबल, क्या होता है, सॉरी आधा, ये हो जाएगा हमारा
ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो, वो क्या हो जाएगा बोलो, हमारा हो जाएगा आधा। क्या हो जाएगा बोलो, वो हो जाएगा हमारा आधा। तो अगर हम उसे 4 टाइम्स कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो आधा हो जाता है। कितना हो जाता है बोलो, वो हो जाता है हमारा आधा हो जाता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है, कैसा बनता है, तो आभासी बनता है, उल्टा ही बनता है और बड़ा भी बनता है। मतलब इसका राइट आंसर होगा सभी। कैसा होगा बोलो, सभी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण से जो इमेज बनता है वो आभासी बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी। नेक्स्ट देखना है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में कितना होती है, बताओ। फोकस दूरी कितना बोलो, फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है फोकस, है ना, क्षमता बताना है, मतलब कि पावर बताना है। पावर क्या होता है, 1/f होता है, लेकिन इसमें हमारा किस में होना चाहिए, फोकस जो है वो मीटर में चाहिए, लेकिन है कि इसमें बोलो सेंटीमीटर में कुछ नहीं करेंगे, हम लिख देंगे 100/f, है ना। इसमें क्या होता है, ये सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। तो 100 तो ऊपर आ जाएगा, बताओ फोकस कितना है, 20 है ना, 100/20 कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा बोलो, 5 डायोप्टर आएगा। कितना डायोप्टर आएगा बोलो, 5 डायोप्टर होगा। फॉर्मूला क्या हमने लगाया, P = 1/f। तो 1/f कब, जब फोकस मेरा मीटर में हो, और 100/f कब, जब फोकस मेरा सेंटीमीटर में है। तो फोकस किस में है बोलो, सेंटीमीटर में, तो हम लिखेंगे 100/f। 100/f का मतलब 100/20, और 100/20 कितना होता है बोलो, 5 होता है ना, तो 5 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपको बताना है कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ए पिन होल कैमरा वर्क, है ना। प्रवर्तन पर, अपवर्तन पर, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर, प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। तो आपको ये समझाना है कि एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर काम करता है। एक पिन छिद्र कैमरा जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो एक पिन छिद्र कैमरा जो है वो किस सिद्धांत पर काम करता है, प्रिंसिपल डज ए पिन होल, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या लिखेंगे, वो करता है प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर, प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर काम करता है। ऑन द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ लाइट, ऑन द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट देखना, किसी चालक में विद्युत धारिता का व्यंजक, देखो आपने पढ़ा होगा Q = CV, हमें बताना C का मान, C क्या हो जाएगा, Q/V। C क्या होगा बोलो, Q/V। C = Q/V, कहीं पे है लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। C बराबर क्या हो जाएगा बोलो, Q/V। इसका राइट आंसर हो जाएगा C = Q/V। आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना Q = CV। Q बराबर क्या होता है, CV, तो C क्या हो जाएगा, Q/V, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विभव प्रवणता बराबर होता है, तो आपको बताना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो होता है dV/dx। dV कितना होता है बोलो, dx हो जाएगा। इसका राइट आंसर dV/dx कहां बोलो, C में। लेकिन अगर मान लो हमें पूछ दे विद्युत प्रवणता, तो हो जाएगा माइनस का dV/dx, है ना। तो अगर विभव प्रवणता बोला है तो dV/dx, और पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करेगा तो dV/dx, और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की बात करेगा तो माइनस का dV/dx हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विद्युत विभव बराबर होता है, आपको बताना है V बराबर क्या होता है ना, मतलब V का वैल्यू पूछा है, तो आप बताओ V बराबर क्या होता है, W/Q। V बराबर क्या होता है बोलो, W बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा है बचपन में ही 10th क्लास में, V = W/Q होता है। V = कितना, W/Q होता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो आपको बताना है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा मतलब Q बराबर क्या होता है, ½ CV²। Q = क्या होगा, ½ CV²। ½ CV² कहाँ है बोलो, ऑप्शन नंबर बी में। Q = क्या होता है, ½ CV², है ना। Q क्या है, एनर्जी, है ना। तो एनर्जी क्या होता है चालक का, तो बोलेंगे ½ CV² हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 1 फराडे बराबर होता है, तो आपको बताना है कि 1 फराडे का वैल्यू किसके बराबर होता है, तो इसका भी आपका आंसर हमें बताना है कमेंट सेक्शन में कि 1 फराडे जो है वो किसका आंसर है। और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे कि 1 फराड जो है वो किसके बराबर होता है। ये 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि 1 फराड का वैल्यू किससे बताना है। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। हमने कहां तक पहुंच चुके हैं, 155। अभी भी हमें 250 क्वेश्चन को लेके आना है ना, तो हम क्या करेंगे, अगले वाला वीडियो से हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। ये 50 का हमारा क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, और एग्जाम से पहले ही हम लोग इसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो इसी तरह से आपको ये सीरीज
मिलता रहे ना, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और लोग को भी जोड़ दीजिए ताकि उन लोग को भी फायदा हो और एग्जाम में उन लोग का भी प्रॉब्लम कम से कम होना चाहिए। चलिए, थैंक यू।